हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। करो, वीडियोस ऑन करो जल्दी से। थ्री डी की प्रॉब्लम्स पहले। स्टार्ट करो पूछना। किसका वेट कर रहे हो? कौन सा? 97 97। कहाँ से डिस्कस करेंगे अपन स्टार्ट? 50 के बाद। 50 के बाद। अच्छा, 50 से सीधा 97 पे आ जाऊं? और कोई है बीच में कोई प्रॉब्लम किसी का? 97 इन ए थ्री डायमेंशनल। 71। The equation of the perpendicular from the point to the plane is equation of the perpendicular from the point to the plane, यानी लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, नॉर्मल टू द प्लेन, वो तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन के, रिक्वायर्ड लाइन के, और अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है। बी ऑप्शन हो गया ना करेक्ट। ओके सर। नेक्स्ट, बिफोर 97 है in a three-dimensional xyz space the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 represents, क्या आएगा? x is equal to, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा है? either x is equal to 3 और x is equal to 2, यही आएगा क्या? यस। either x is equal to 3 और x is equal to 2, either आ रहा है ना। x is equal to 3 क्या होगा? x is equal to 3 क्या होता है? सर प्लेन होगा। प्लेन, हाँ। x is equal to 3 is a plane और x is equal to 2 is again a plane, so pair of planes हो जाएगा ये। आंसर क्या दिया हुआ है पीछे? यस सर। नेक्स्ट वाला बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां तक करना है अपने को डिस्कस? सर 460। कितना? 150। 150। तेरा माइक को क्या हो रहा है आज? हाँ, कहाँ तक दिया था बताना तन में। सर आपने कहा था तो 65 या पूरे। अच्छा, तो 65 तो मिनिमम हो ही गया ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे बोलना मिनिमम 65, 115,
ठीक है, आगे बताओ। सर 105. 105. The equation of the plane passing through this and perpendicular to this plane. तो equation of a plane passing through the 2 points, 2 points हमें given है और एक plane के perpendicular है, एक plane के perpendicular है. So 2x minus y plus z plus 5 is equal to 0. इसके तो perpendicular हो गया plane. 1,1,1 से पास हो रहा है, 1, -1 से भी पास हो रहा है. So let the required equation of the plane, let the required equation of the plane is a into x minus 1 b into y minus 1 plus c into z minus 1 is equal to 0. ये एक ऐसा प्लेन होगा जो 1,1,1 से पास हो जाएगा और a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन हो गए. ठीक है. Now this plane and this plane are perpendicular to each other, so their normals are also perpendicular to each other. Therefore the corresponding product का sum should be 0. So 2 into a minus b plus c is 0. One result. Second result यहाँ से आएगा, 1 -1 -1 से भी प्लेन पास हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा. तो a into 0, 0 into a हो जाएगा, -1 -1 माइनस का 2b हो जाएगा, -1 -1 माइनस का 2c is 0. ऐसे आएगा. देन a अपॉन माइनस का b अपॉन एंड c अपॉन, यहाँ से रेशियो निकालना है, इसको हाइड करेंगे तो 2 + 2 माइनस बी के लिए आ जाएगा माइनस का 4 - 0, सी के नीचे आ जाएगा माइनस का 4 + 0. So therefore a upon 4 is equal to b upon 4 is equal to c upon 4, that is 1 1 1. 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 आ गया. Therefore the required plane would be x minus 1 plus y minus 1 plus z minus 1 is 0, x plus y plus z is equal to 3. Pick the answer. कुछ गलत हो गया क्या? आंसर नहीं आ रहा क्या? सर बी ऑप्शन. एक मिनट चेक करने दे मुझे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है. 2 + 2 क्या, कौन सा है? बी. आंसर में डी दिया हुआ है क्या? सर बी. Sir, बी. बी फॉर बॉम्बे. Yes, sir. सेटिस्फाई कर रहा है क्या सारी कंडीशंस को? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे. 2 -1 -1 ये 0 आ रहा है, ठीक है. 1 1 1 से सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 1 + 1 2 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. 1 -1 -1 से भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 1 -1 + 1 -1 सही तो है. मेरे अपने से कुछ गलती हुई है. a into x minus 1, b into y minus 1, c into z minus 1 is 0. परपेंडिकुलर है तो 2 into a -1 into b and 1 into c is 0. That's right. 1 -1 -1 से सेटिस्फाई होगा, 0 -2b and -2c is 0. यहाँ पे आएगा 2 + 2, करेक्ट. -2, oh this should be -2, नहीं -4 ही तो आ रहे हैं. -4 -0 -4 ही आ रहे हैं और इसके नीचे आ जाएगा -4 -0, ये भी सही है. क्या गलती हो रही है? 1 1 -1 आना चाहिए. 1 1 -1. Sir, वो minus ही हाँ, है. अरे हाँ ये -4 है, आई एम सॉरी. बस अब हो गया, ठीक है. या माइनस करेंगे
तो ये प्लस हो जाएगा. नाउ दैट्स राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया क्या? 115 तक खत्म हो गया क्या? सर 114. 114. The equation of the straight line passing through 1, 2, 3 and perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane यानी जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे. यानी 1, 2 and -5 हो गया. यस और सर, one- सॉरी सर, हो गया था. 1, 2, 3 से पास हो रहे हैं. x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Next. Finished. आगे किसी ने किया हो तो पूछ लो. Anyone? क्वेश्चन नंबर 168 को कैंसिल कर देना. ये शायद रॉन्ग है क्वेश्चन 168. ठीक है. नेक्स्ट क्लास तक खत्म करके रखो इसको. एंड अभी कौन सा तुम लोग पूछ रहे थे मेरे से? कुछ और भी बता रहे थे ना, कहाँ क्या नहीं डिस्कस हुआ था? वेक्टर. वेक्टर्स में क्या? पाई शीट. ये लास्ट. करो, डिस्कस करो कहाँ से है. कहाँ से करना है? बोलो. इतने सारे लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं वीडियोस? रिहा, निही, अवंतिका, देवांशु, करण, क्षितिज, प्रियांशु, समृत, अर्णव, आरुषि. वीडियोस ऑन करो. पूछना जन्म, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ये सर एक मिनट ढूंढ रहा और किसी को नहीं पूछना क्या? सर ये नहीं पता कि मतलब कहाँ से पूछना है, लेकिन डाउट्स तो है, मतलब कंप्लीट कर लिए. तो पूछना स्टार्ट कर दो. तो कहाँ तक डिस्कस हुआ था ये भी नहीं पता क्या? सर वही नहीं पता बस. मेरे ख्याल से लास्ट 75 बचे होंगे. 75 + 4 225 तक हो गया होगा डिस्कशन. हाँ 225 तक हो गया था शायद डिस्कशन. उससे भी पीछे तो पूछो यार, स्टार्ट करो. टाइम वेस्ट मत करो क्लास में. एकदम ऑर्गेनाइज रहा करो जो भी पूछना है. 244. 244. Given vectors ABC such that A dot B cross C is equal to lambda not equal to 0, the value of B cross C dot A plus B plus C upon lambda. तो B cross C dot A BCA, उसका वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है. B cross C dot B 0 हो गया. B cross C dot C 0 हो गया. लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 आंसर आ गया. क्या बताऊं इसमें? आगे. सर 257.
257. If U, V, W are three known coplanar vectors, then simplify करना है इसको और क्या करना है? 257. U plus V minus W dot, अंदर में इसको क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो U क्रॉस V माइनस का U क्रॉस W लिखा, माइनस का V क्रॉस V 0 प्लस का V क्रॉस W. अब डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, U डॉट U क्रॉस V 0 हो जाएगा, U डॉट U क्रॉस W भी 0 हो जाएगा, U V W आएगा, प्लस ये और ये 0 हो गया, इसके साथ V U W माइनस में आएगा, माइनस को एडजस्ट कर दिया तो U V W हो जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला 0 हो गया, फिर उसके साथ माइनस में W U V, माइनस का W U V एज इट इज, दोनों 0, ये और ये कैंसिल हो गया, U V W बच गया, U डॉट V क्रॉस W. आगे बोलो नेक्स्ट. सर 263 में क्वेश्चन देखिए. 263. Let A, B, C be three vectors, then scalar triple product A, B, C is equal to. साइक्लिक ऑर्डर को ध्यान रखना है बस, B A C A C B C B A B C A. आगे बोलो. सर 267. 267. If A, B, C are known coplanar vectors and lambda is a real number, then lambda into A plus B. 267. किसकी आवाज है ये? सर अभिमन्यु. अभिमन्यु. कभी कभी बोलता है ना, इसलिए. लैम्डा स्क्वायर इंटू बी, लैम्डा इंटू सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी एंड बी. डिटर्मिनेंट्स वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यहां से लैम्डा बाहर, उधर से लैम्डा स्क्वायर, इधर से लैम्डा भी कॉमन आ जाएगा, लैम्डा की पावर 4 आ गया, ए प्लस बी, बी एंड सी, इसको ए बी प्लस सी एंड बी लिख दिया, फिर लैम्डा की पावर 4, इसको लिखा ए बी सी कॉमन, ये मैंने ब्रैकेट एक और लगा दिया, ए बी सी ब्रेक कर दिया, प्लस बी बी सी 0 हो जाएगा, इक्वल टू ए बी बी, ये 0 हो गया, ए सी बी आएगा, ए सी बी का वैल्यू ए बी सी का नेगेटिव हो जाएगा, दोनों साइड से ए बी सी कट जाएगा, -1 आ जाएगा, लैम्डा की पावर 4 इज -1, रियल वैल्यू तो कुछ होगा नहीं, चेक करो आंसर. आगे क्या समझ में? यस सर. हाँ, नेक्स्ट वाला बोलो. So 273. 273. If A cross B cross C is 0, then which one is true? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाएंगे. 273. A डॉट C इंटू बी, A डॉट C इंटू बी माइनस का A डॉट B इंटू C, उधर ले जाता हूं, A डॉट B इंटू C. B और C एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं, therefore B and C are parallel. आगे 287. 287 क्या? यस सर. Given the following simultaneous equations for vectors x and y. हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी आए हुए हैं जेई में. वेक्टर इक्वेशंस बोलते हैं हम इनको, वेक्टर इक्वेशंस को सॉल्व करना.
287. X plus y is equal to a. X plus y is equal to a. X cross y is equal to b. X dot a is equal to 1. तो x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर a वेक्टर b. इवन आंसर में तो x भी दिया हुआ है, ठीक है, वो तो x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू x के टर्म्स में चल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू a गिवन है, तो एक और अगर x और y में लीनियर इक्वेशन आ जाए तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। एक मुझे x डॉट a का वैल्यू भी गिवन है, तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं, a से दोनों साइड में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, a क्रॉस x क्रॉस y इज इक्वल टू a क्रॉस b। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाया, a डॉट y इंटू एक्स माइनस का a डॉट x इंटू y इज इक्वल टू a क्रॉस b। a डॉट x का वैल्यू 1 गिवन है, उसका मैं यूज करूंगा, तो a डॉट y इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस a क्रॉस b आएगा। आया समझ में? बोलो। अब a डॉट y का वैल्यू मैं Yes, यहां sir. से डाल सकता हूं, यहां से मैं a डॉट y का वैल्यू डाल सकता हूं, दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट लिया इसे, a डॉट x प्लस a डॉट y इज इक्वल टू a डॉट a स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्केलर नंबर है। a डॉट x का वैल्यू 1 है, तो a डॉट y का वैल्यू आ गया a स्क्वायर माइनस 1। यहां से मेरे पास x का वैल्यू डिराइव हो गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट y विच इज a स्क्वायर माइनस 1। y का वैल्यू आ जाएगा a माइनस एक्स। चेक कर आंसर क्या है। Sir, D. नन ऑफ दीज है ना। चलो आगे नेक्स्ट। 292. 290 290. the vectors b and c are in Sir, the directions 292. आज तेरा माइक बिल्कुल भी सही नहीं है यार। Sir, 290 लास्ट में तो अटकता है आवाज। क्या बोल रहा है Sir, भाई, दूसरा कोई 292. बता। हाँ 292। if a of magnitude 50 is collinear with the vector this and makes an acute angle with the positive direction of z axis, then the vector a is equal to 292। collinear का मतलब हो गया parallel, so vector a is equal to a of magnitude 50 magnitude है, collinear with vector b यानी b कैप के डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। makes an acute angle with the positive direction of z axis, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू बी कैप निकालते हैं, बी कैप का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू आई माइनस का 8 इंटू जे माइनस का 15 इंटू के डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 36 प्लस 64 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आया समझ में? अब मैग्नीट्यूड 50 दिया हुआ है, इसका मतलब ये बी कैप के डायरेक्शन में तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कोलिनियर विद बी है तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, बी के सेम डायरेक्शन में या बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस माइनस यूज करेंगे, करेक्ट। अब प्लस माइनस में से कौन सा चूज करना है वो यहां दिया हुआ है, मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यानी अगर मैं a डॉट के कैप निकालूं तो दैट हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है विद द जेड एक्सिस। a डॉट के कैप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आना चाहिए के कैप के साथ में,
अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूं तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, विच वी डू नॉट वांट, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो -50 मल्टीप्लाइड बाय दिस, सिंप्लीफाई कर दो बस, वही आंसर है। नेक्स्ट। सर 293। Let the unit vectors a and b be perpendicular and the unit vector c be inclined at an angle theta to both a and b. If c is equal to this, then which one is correct? हाँ, अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम 293। Let the unit vectors a and b be perpendicular. A mod is equal to b mod is 1. A dot b is 0. And the unit vector c be inclined at an angle theta to both a and b. So a dot c is equal to 1 into 1 into cos theta. Similarly, b dot c, दोनों cos theta के equal हैं. If c is equal to alpha into a plus beta into b plus gamma into a cross b, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मुझे थीटा की फॉर्म में निकालनी है। दिस इज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबसे पहले तो ये देखना है कि सी को हम अल्फा बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा की फॉर्म, सी को वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी की फॉर्म में के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते भी हैं या नहीं? एनीवन? Can you tell me C can be written as a linear combination of these three vectors or not? If yes, why? If not, then why not? क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? बताओ। नो वन कैन आंसर? यस क्या यस? सर, क्योंकि अल्फा सॉरी ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हैं, ये तीनों वेक्टर्स होंगे, अल्फा बीटा गामा जो स्केलर्स हैं, तो मतलब इसलिए हम इनको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? क्या आंसर दे रहा है आजकल? क्या हो गया तुझे जैनब? हैं? एकदम ब्लंडर सी कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा से क्या लेना देना है? वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ही वो तो स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे तभी तो लिख रहे हैं। सर वो को-प्लानर होंगे। हाँ, को-प्लानर होंगे। कौन से वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे? ए बी और ए क्रॉस बी। ये कोप्लेनर है? नहीं सर, सी के को-प्लानर होंगे। सी के कोप्लेनर? अरे ये कहाँ से आ गया नया? सर हम मतलब सी को इसलिए इन तीनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि सर ये तीनों नॉन कोप्लेनर है। मतलब नेसेसरी नहीं कि ये तीनों कोप्लेनर हो। अरे कोप्लेनर है ही नहीं यार, वही तो बताना है। कोप्लेनर नहीं होंगे तभी तो लिख सकते हैं।
एनी वेक्टर इन द स्पेस, तुम लोग थ्योरम्स ही याद नहीं रहती है, बताओ यार। बेसिक 5 थ्योरम्स मैंने बताई थी, थ्योरम्स ही याद नहीं है। क्वेश्चन करने में लगे रहते हो बस खाली, और वो भी ठीक से नहीं होते, इसीलिए नहीं होते क्योंकि थ्योरी अच्छी तरह से कमांड ही नहीं होता है। Any vector in the space can be written as a linear combination of 3 known coplanar vectors. नेसेसरी होना चाहिए कि कोप्लेनर नहीं हो, तभी लिख सकते हैं। तो ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है। कौन बताएगा अब ये बात? सर हम्म सर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो परपेंडिकुलर हैं क्योंकि वो मतलब गिवन है हमें, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो ए बी एंड ए क्रॉस बी कैसे कोप्लेनर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। दो वेक्टर तो कोप्लेनर, ए और बी तो कोप्लेनर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, ये कोप्लेनर होते हैं हमेशा। बट ए क्रॉस बी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, सो ए बी एंड ए क्रॉस बी विल नेवर बी कोप्लेनर वेक्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट सी को हमने इस तरह से लिखा है। ये और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। ये ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। Vector A, vector B and A cross B are known coplanar. That's why C is written as a linear combination of these 3 vectors. अब इसमें अल्फा बीटा गामा में निकालना है, उसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दोनों साइड में एक बार A से डॉट ले लेंगे, तो A डॉट C इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए स्क्वायर इज 1, A डॉट B 0 हो गया, A डॉट A क्रॉस B इज ऑल्सो 0, A डॉट C का वैल्यू कॉस थीटा दिया हुआ है, ये अल्फा की वैल्यू निकल गई। एक बार बी के साथ डॉट लेंगे तो बी डॉट सी इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, बाकी सब 0 हो गया, ये भी कॉस थीटा बन जाएगा। अब एक बार ए क्रॉस बी के साथ डॉट लेंगे, ए क्रॉस बी के साथ डॉट लेंगे, तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू गामा आएगा इंटू ए क्रॉस बी का स्क्वायर आएगा, करेक्ट। अब ये दिस इज द प्रॉब्लम कि ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू हम कैसे निकालें। यहां से ए क्रॉस बी का स्क्वायर तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि गामा इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज 1 हो गया, इंटू साइन थीटा हो जाएगा, एन कैप का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नहीं, साइन 90 आ गया विच इज 1, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो गामा का वैल्यू आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी डॉट सी, लेकिन इसका वैल्यू थीटा की फॉर्म में निकालना है अब मुझे। वो हम कैसे निकालेंगे? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिकम्स रियली गुड। कौन बता सकता है? लेट अस सी। गामा का वैल्यू हमें निकालना है। एनीवन? नहीं? देखो कैसे निकालेंगे, एक रिजल्ट मैंने बताया था, ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, और ये भी बोला था कि ये काम आएगा प्रॉब्लम्स में, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, विच इज इक्वल टू ए डॉट ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए डॉट बी का वैल्यू 0, ए डॉट सी का वैल्यू cos थीटा, b dot a is 0, b dot b is 1, b dot c is cos theta, c dot a is cos theta, c dot b is cos theta, c dot c यूनिट वेक्टर है, c क्या है? कुछ दिया हुआ है c के बारे में? द यूनिट वेक्टर c, हाँ,
दैट इज 1। ये सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां से मुझे गामा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और वही आंसर होगा। आई थिंक ये जेई एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है, उसमें ये चीज काम आ रही है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 295 295 let A, B and C be three vectors, a vector in the plane of B and C whose projection on A is of magnitude root 2 by 3 is. (295) ABC तीनों वेक्टर्स गिवन है। A vector in the plane of B and C whose projection on A, let R be a vector in the plane of B and C, lambda into B plus mu into C. ठीक है? Whose projection on A, so R dot A divided by A का mod is of magnitude root 2 by 3, ये गिवन है। is यानी लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है अपने को। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए वुड बी आर डॉट ए डिवाइडेड बाय ए का मोड। समझ में आ रहा है क्या? आर कॉस थीटा हो जाएगा। सो लेट आर बी इक्वल टू लैम्डा इंटू बी आई प्लस 2j माइनस के म्यू इंटू आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, इसका a के साथ प्रोजेक्शन लेंगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। लैम्डा प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू इंटू जे प्लस माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू इंटू के। आर डॉट ए निकाला मैंने तो वो आ गया 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू माइनस में 2 लैम्डा प्लस म्यू के साथ माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए रूट ऑफ 4 प्लस 1 रूट ऑफ 6 का मॉड इज इक्वल टू रूट 2 by 3। देखो समझ में आ रहा है क्या? Am I clear? yes नाउ 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस का लैम्डा बचेगा, 2 म्यू और 2 म्यू कैंसिल हो गया, माइनस का म्यू बच रहा है, तो लैम्डा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय रूट 6 उससे मैंने कैंसिल किया, तो लैम्डा प्लस म्यू का मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आइदर म्यू का वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में डाल दो या लैम्डा का वैल्यू म्यू की फॉर्म में डाल दो। यहाँ पे जब हम डालेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आने वाले हैं क्योंकि लैम्डा बाहर आ जाएगा। ठीक है, या लैम्डा की फॉर्म में आएगा जिसमें लैम्डा की वैल्यू अपन कुछ भी डाल सकते हैं, राइट? तो एक बार डाल के देखते हैं। दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा इंटू सी। म्यू का वैल्यू डाल रहा हूं मैं, प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा इंटू सी विच इज लैम्डा इंटू बी माइनस सी प्लस माइनस 2c। ठीक है, बी और सी का वैल्यू डाल दो। फिर जो ऑप्शंस आएंगे मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि लॉजिकली सोच के देखो बी और सी तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। किसी भी एक प्लेन में ऐसा वेक्टर जिसका किसी पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन रूट 2 by 3 हो जाए, ऐसे तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे।
समझ में आ गया क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। So 301. The value of A so that the volume of parallelepiped formed by this becomes minimum. Volume of parallelepiped क्या होता है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल, वो मिनिमम कब होगा वो बताना है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आगे हो गए? बोलो फिनिश्ड? पक्का? तुम लोग गड़बड़ तो करते हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि अभी आगे 2 करेक्शंस मुझे दिख रहे हैं और तुम लोगों ने पूछा नहीं है दोनों प्रॉब्लम। अब बिना करेक्शन के कैसे प्रॉब्लम कर लिया ये मुझे नहीं पता। चलो सो दिस इज ओवर। अब 3D का जो बचा है वो पूछ लेना, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा 3D भी। एनसीईआरटी का भी करना है 3D, 3D का एनसीईआरटी भी खत्म करना है। ठीक है, दिवाली की वजह से 2 दिन छुट्टी रहेगी, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस लेवल की चीजें थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूं मैं डिस्कस करना। अब फंक्शंस, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर्स का, लेकिन मेरी बातें तभी समझ में आएंगी जब पुरानी बातें पढ़ी हुई सारी अच्छी तरह से पता होंगी, अदरवाइज सब ऊपर से जाने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और इतना टाइम नहीं है कि मैं रिपीट करूं, इतने टाइम तो फिर तो वही रिवीजन ही हो जाएगा, फिर तो 6 महीने उसी में लग जाएंगे। तो अगर रिपीट ही करेंगे तो फिर आगे कहाँ से पढ़ेंगे? तो पुरानी चीजें अगर रिवाइज करके क्लास में बैठोगे तो मजा आएगा, मतलब तब एक्चुअल में समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। अभी देखो तुम लोग को मित्र भैया ने एक शीट व्हाट्सएप की होगी, दिख रही है क्या किसी को? 2 कर दी सर। हाँ हेलो, देखना एक बार शीट फंक्शंस की। यस सर। हाँ, प्रीवियस ईयर्स जेई प्रॉब्लम्स हैं इसमें, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, जेई का मतलब यहाँ पर एडवांस से है मेरा, तो ये जेई में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं अप टू 2006, अप टू 2006 तक की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 2007 ऑनवर्ड्स आई डिस्कस द एंटायर पेपर इन द क्लास जनरली। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे और फिर उसके बाद एंटायर पेपर भी सॉल्व करेंगे जेई का एडवांस वाला। जेई मेंस के पेपर भी लेने वाला हूं मैं, अभी नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे कि जेई मेंस के पेपर्स में कैसे लेने वाला हूं क्लास में। ठीक है, आज चैप्टर को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है लेवल 1 की प्रॉब्लम मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्लास में। लेवल 1 की प्रॉब्लम तुम लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगा, क्लास में इससे डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि लेवल 1 ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट वो जेई मेंस लेवल का ही है। ठीक है, लेवल 2 की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं डायरेक्टली। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे ये 1987 में अगर शीट देखोगे तो थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन को समझने में। 1987 में आया हुआ प्रॉब्लम है 1-1। लेट f(x) be a function satisfying the condition f of minus x is equal to f of x for all x. If f dash 0 exists, if f dash 0 exists, find its value. If f dash 0 exists, find its value. That means
एफ डैश जीरो हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये समझना है प्रॉब्लम से, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है और पढ़ना है, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम को ट्राई करना है। Let f(x) be a function satisfying the condition f of minus x is equal to fx for all x. That means function is an even function. Even function है, अगर f dash जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यू निकालना है, नहीं कर रहा है तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन बताएगा? वन मिनट का प्रॉब्लम है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है ये। एनीवन? एक ऑप्शन ये भी है कि नहीं आ रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में। हाँ, सोचने की आदत जरूर डालनी है। बोलो। क्या सोचते रहना है? एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा। अभी कितना टाइम से बोल रहे हो यार, ये चीज एक्सेप्ट करना सीखो इस बात को। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे कि मुझे नहीं आ रहा है उतना ही अच्छा रहेगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, दैट मीन्स इवन फंक्शन हो गया, और एफ डैश जीरो का वैल्यू मुझे निकालना है। एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ डैश माइनस एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन है, माइनस एक्स का भी करेंगे तो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, which imply, अच्छा now put x is equal to 0, क्योंकि if it exist उसी केस में अपन निकाल रहे हैं, तो माइनस का f डैश माइनस 0 is also 0, is f डैश 0 twice of f डैश 0 is equal to 0 implies f डैश 0 is equal to 0। तो अगर इवन फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करता है तो वो पक्का 100% 0 ही आने वाला है। ठीक है, अगर हम विजुअलाइज कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली को वॉट एवर यू कॉल इट, तो वहां से भी विजुअलाइज हो जाएगा। इवन फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, तो 0 के ऊपर टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है,
डेरिवेटिव 0 पे हमेशा एग्जिस्ट करे इवन फंक्शन का, इट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन इफ इट एग्जिस्ट। जैसे मॉड एक्स का डेरिवेटिव, मॉड एक्स इज एन इवन फंक्शन बट उसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 0 के ऊपर अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि 0 के नेबरहुड में जो ग्राफ है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बिकॉज द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। सो से सपोज ऐसा कोई ग्राफ बन गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा कोई ग्राफ बन गया, टेंजेंट इज अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। कैसी भी शेप बना लो, इवन फंक्शन है, कैसी भी शेप बना लो, यहाँ पे जो भी शेप इधर होगी बिल्कुल वैसी ही शेप इधर भी आनी चाहिए। एग्जिस्ट करने वाला सिचुएशन है तो कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। एग्जिस्ट भी हमें करवाना है, ऐसा कुछ भी बना लो, कैसी भी शेप बना लो, कैसे भी बनाओ, साफ साफ दिख रहा है कि टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देयरफॉर द स्लोप वुड बी 0। आगे क्या समझ में प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये सब लर्निंग वैल्यूज का ध्यान रखना है, सीधा रिजल्ट अब यूज कर सकते हैं ये। अब ये ऐसा प्रॉब्लम एडवांस में तो नहीं आएगा बट इसका रिजल्ट यूज कहीं पे भी हो सकता है, ऑफ कोर्स मेंस में आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द नेचुरल नंबर, नहीं पहले ये वाला लेता हूं, 1995 वाला क्वेश्चन देखो। लेट f of x plus y by 2, फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। लेट f of x plus y by 2 is equal to fx plus fy whole divided by 2, f of x plus fy whole divided by 2 for all real x and y, for all x and y to be real numbers. If f dash 0 exists, if f dash 0 exists and equals to -1 and f of 0 is equal to 1, find the value of f of 2, find the value of f of 2। अब ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आया हुआ है 5 मार्क्स का, और एक्चुअल लर्निंग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में ही होगी, ध्यान रखना। और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम से ही ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनाई जाती हैं, तो लर्निंग पे ध्यान देना है। एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, f of x plus y by 2 is equal to fx plus fy whole divided by 2 for all x and y to be real numbers. If f dash 0 exists and equal to -1 and f of 0 is 1, then find the value of f of 2। प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी नहीं है, थॉट क्या आ रहा है वो थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे। Just think of the problem, think over the problem for 2 minutes and let me know what do you think, how we would proceed to solve the problem। सोच लिया?
एनी आइडिया? देखो मुझे फंक्शनल इक्वेशन का यूज करना है, मुझे इसका यूज करना है, मुझे इसका यूज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। ठीक है, प्रॉब्लम लेवल 2 में क्यों डाला गया है? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव और फंक्शन का यूज हो रहा है, डेरिवेटिव भी मुझे यूज करना है इसमें। लेवल 2 की प्रॉब्लम्स में और लेवल 1 की प्रॉब्लम्स में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, दैट्स व्हाई उसका लेवल इंक्रीज हो गया बस। और जेई एडवांस में, जेई मेंस में थोड़ा होता है, जेई एडवांस में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, दैट इज द डिफरेंस। सीबीएसई में बिल्कुल नहीं होता है, सीबीएसई में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है चैप्टर से। मेंस में, बिट्स में, इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं, थोड़े कम होते हैं, और एडवांस में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बस दैट इज हाउ द कॉम्प्लिकेशन इज रेज्ड, लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज रेज्ड। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। एफ डैश एक्स निकालेंगे हम इसमें पहले, सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला जो डेफिनेशन होता है, या डेफिनेशन ऑफ एफ डैश एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मुझे ये वाला फंक्शनल इक्वेशन यूज करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, इसमें ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, आई विल हैव टू क्रिएट दैट। तो मैंने इसको 2x प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख दिया। ठीक है, माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मैं ये वाला यूज करने वाला हूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनल इक्वेशन मैं यूज करूंगा दिस। तो यहां से आएगा एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस का एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। देखो सब सही है क्या? ठीक है, नाउ 2 यहां पे एलसीएम लेंगे, तो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h माइनस का 2f ऑफ x डिवाइडेड बाय 2h। Now the next step is how to write the value of f of 2x and f of 2h, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये फंक्शनल इक्वेशन वुड बी हैंडी फॉर अस। हाउ कम? पुट x is equal to 2x, x को रिप्लेस करो, क्योंकि दिस फंक्शनल इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम x और y की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने इसमें x को रिप्लेस किया 2x से और y को रिप्लेस कर दिया 0 से। उससे क्या हुआ? 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो f ऑफ x आ गया इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट। अब एक नया प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, f ऑफ 0 का वैल्यू है गिवन, दिस इज 1, ये पुट कर देंगे। अगर नहीं होता तो वो भी हम फंक्शनल इक्वेशन से ही डिराइव करते। तो f ऑफ 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2f ऑफ x, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 डाला, -1 इज इक्वल टू f ऑफ 2x। तो f ऑफ 2x का वैल्यू 2fx -1 आ गया।
सो फार सो गुड। तो मैं यहां पर f of 2x की वैल्यू डाल दूंगा 2fx minus 1. Let us see. And therefore I will get limit h tends to 0, f of 2x का वैल्यू डाल दिया 2f of x minus 1, 2f of x minus 1, f of 2h का वैल्यू भी डाल दिया 2f of h minus 1, 2f of h minus 1 माइनस का 2fx होल डिवाइडेड बाय 2h। चेक करो सब ठीक है क्या? Am I right? अरे कभी कभी तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 सब में से कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, इनफैक्ट ये तो कैंसिल ही हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h माइनस का f ऑफ 0, क्योंकि f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय h। क्या बन गया ये? अब ये क्या बन गया? F dash is f dash 0, दिस इज f dash 0, क्योंकि f dash 0 का वैल्यू कैसे लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h प्लस 0 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। दैट्स व्हाई दिस इज f dash 0। f dash 0 का वैल्यू हो गया -1। सो फाइनली आई गेट f dash x का वैल्यू -1। f dash x का वैल्यू आया मेरे पास -1। f dash x का वैल्यू -1 दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा -x प्लस c। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। c का वैल्यू निकालने के लिए वापस x का वैल्यू 0 डाल देंगे, x का वैल्यू 0 डालेंगे, f ऑफ 0 इज 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c इज 1, देयरफॉर fx का वैल्यू आ गया 1 माइनस x, एंड देयरफॉर f ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 1 minus 2 which is -1. That is how we find the value of f of 2 here. आगे के समझ में देखो। yes, sir. नाइन्टी सिक्स का 2-1 भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। नाइनटीन 96 में देखो 2-1, the problem is a function f is from R to R. Function f is from R to R, where R is the set of real numbers, is defined by f of x is equal to alpha into x square plus 6x minus 8 whole divided by alpha plus 6x minus 8x square. Alpha x square plus 6x minus 8 upon alpha plus 6x minus 8x square. Find the interval of values of alpha for which fx is onto. Fx is onto. Is the function 1 to 1 for alpha is equal to 3? If alpha is equal to 3, function fx is 1 1 or not? Justify your answer.
Again a subjective problem. देखो सिलेबस खत्म होने के बाद में एक्चुअल काम शुरू होता है। जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर्स का रोल क्या होता है, बस सिलेबस खत्म कर लो, बहुत बड़ी बात हो गई है। नो, सिलेबस खत्म होने के बाद एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू होता है, because now you have the knowledge of most of the things and therefore you can connect or you can find the connection among them. तो सिलेबस खत्म करके सेटिस्फाई नहीं होना है, वहां से तो जर्नी एक्चुअल स्टार्ट होती है कि अब हमें कमांड कैसे करना है, स्किल कैसे डेवलप करना है। सिलेबस खत्म करना इज अ नेसेसरी कंडीशन, नॉट अ सफिशिएंट वन। f from r to r, fx का वैल्यू ये दे दिया, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, सो दैट fx इज ऑन टू अल्फा इज इक्वल टू 3 पे fx इज 1 1 और नॉट, ये चेक करना है। दो चीजें हमें देखनी है। ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। फंक्शन ऑन टू कब होता है? देखो सब भूल गए हो, इसीलिए प्री बोर्ड आते ही छुट्टियां लेनी पड़ती है सबको, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो इतना सिंसियरिटी नहीं होती है। फंक्शन ऑन टू कब होता है यही नहीं पता है, बताओ। तभी तो मैं बोलूंगा पेपर सॉल्व करो, तुम लोग बार बार चैप्टर को रिवाइज करते रहोगे। और चैप्टर को रिवाइज करने से रिजल्ट नहीं आने वाला है, पक्का मान के चलो। जब पूरे पूरे पेपर सॉल्व करोगे तब रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम, क्योंकि जो कोई भी लैंग्वेज आती है वो याद ही नहीं आता कि क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम ध्यान ही नहीं देते थे। Not a single student is there in the class who can tell me what is when is fx on to? Sir, when the range equals to domain of the function. Range is equal to Domain of the function. क्या कर रही है टिया? So range is Sir, equal to codomain. codomain. हाँ, range is equal to codomain. When the range is equal to codomain, then the function is on to. Either this, or you can say there is no element in the codomain which is free. क्या मतलब है इसका? इधर समझा देता हूं पहले। ये मैंने फंक्शन लिया a से b तक, डोमेन के अंदर तो कोई एलिमेंट फ्री होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। डोमेन के लिए हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, ये फंक्शन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, अब 1 1 और ऑन टू फंक्शन, 1 1 का मतलब 1 to 1, नाम से ही क्लियर है, 1 से 1 कनेक्टेड होना चाहिए, मेनी टू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू का मतलब यह है कि इसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, इसकी हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज यहां पर अवेलेबल है, समथिंग लाइक दिस, तब हम उस फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, हमें अल्फा की मतलब व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ अल्फा फॉर विच दिस फंक्शन वुड बी एन ऑन टू फंक्शन। यानी इस फंक्शन का जो रेंज है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाना चाहिए। तो अल्फा के ऊपर क्या कंडीशन होगी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा किस इंटरवल में लाई करेगा जिससे कि इसका जो रेंज है वो एंटायर रियल नंबर आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पे जाते हैं। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, उसमें इस तरह के हमने प्रॉब्लम्स किए थे
x square minus x plus 1 divided by x square plus x plus 1 lies between 1/3 and 3, ऐसा कुछ था as far as I remember. हो सकता है ये साइन ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, वो मुझे नहीं पता है, अभी इतना याद नहीं है, बस मैं एक हिंट दे रहा हूं कि इस तरह का हमने प्रॉब्लम किया था. प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन 1/3 एंड 3. इसका मतलब हो गया इसका रेंज लिमिटेड हो गया, इसका वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में ही होगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाने वाला है, ठीक है. तो हमें यहां पर ये देखना है कि नहीं, इसका रेंज लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इसका रेंज एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स को कवर करे. इस बात के लिए अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन फंक्शन का नहीं है, मेन जो फोकस है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. फंक्शन का थोड़ा सा यूज हुआ है, ऑन टू और 1 1 का डेफिनेशन बस. कैसे करेंगे देखो, लेट दिस बी इक्वल टू y अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू y, वेयर y इज अ रियल नंबर. fx का वैल्यू एक रियल नंबर है, पूरा का पूरा रियल नंबर को उसे कवर करना है हमें, तो y का वैल्यू एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स को कवर करना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस सी which implies alpha plus 8 into y multiplied by x square plus 6 minus 6y multiplied by 6, I'm sorry, 6 minus 6y, हाँ ठीक है, into x minus 8 minus alpha into y equal to 0. इसको प्लस कर देते हैं. Since x is any real number, domain is any real number, see here, x belongs to any real number, therefore I must have d greater than or equal to 0. So 6 minus 6y, 6 minus 6y का होल स्क्वायर minus 4ac अल्फा प्लस 8y प्लस हो जाएगा 8 प्लस अल्फा y should be greater than or equal to 0 for all y belongs to real number. This is very important here. For all y belongs to real number, because y should be any real number here. आ रहा है क्या समझ में, बोलो. यस सर. अब यहां से तो मैंने 2 कॉमन निकाल के 4 कर दिया, 4 को हटा दिया, 0 के नीचे ले जाएंगे, 3 माइनस 3y बचेगा. ठीक है, तो 9y स्क्वायर आएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18y, कैलकुलेशन चेक करना, प्लस 9 आ जाएगा, प्लस यहां से 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर y प्लस का 64y प्लस का 8 अल्फा y स्क्वायर should be greater than or equal to 0 for all y belongs to real numbers. Then 9 plus 8 alpha into y square, y की टर्म्स को कॉमन निकालेंगे, y की टर्म्स एक मुझे यहां दिख रही है, 64 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 बच गया क्या, यस यस सर. 46 into y. ठीक है, कांस्टेंट टर्म 8 अल्फा प्लस 9 should be greater than or equal to 0 for all y belongs to set of real numbers. बोलो, so far so good. यहां से यहां तक सब ठीक चल रहे हैं.
पक्का? अब फॉर एवरी y दिस इनइक्वालिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन बताएगा अब इसका रिजल्ट मुझे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एनीवन? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इसलिए डिफिकल्ट लगता है रिवीजन करने में, सब चीजें भूल ही चुके हो। पैराबोला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो पैराबोला या तो ऐसे बनना चाहिए या ऐसे बनना चाहिए। आई एम सॉरी, बनना नहीं चाहिए, बनता है, या तो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है। आइदर दिस और दिस, दिस और दिस, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया मैंने, तो उसका ग्राफ इन 6 पोजीशंस में, 6 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक बनेगा। ये जो तीनों केसेस हैं जिसमें कि पैराबोला का ओपनिंग ऊपर है, ये a पॉजिटिव के लिए होता है और ये तीनों a नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है। ये तब होता है जब d स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है, ये तब होता है जब d लेस देन d इज इक्वल टू 0 होता है, टच करेगा, कॉन्सिडेंट रूट्स हो जाएंगे उस केस में, और ये तब होगा जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ये d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन। अब ये पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब पढ़ाता हूँ तब तो मैं इसका पूरा प्रूफ सब समझाता हूँ, काफी टाइम लगता है उसमें, बट अभी वो सब नहीं करना है, अभी तो रिवाइज करना चाहिए, रिजल्ट को बस याद रहना चाहिए, हमें स्ट्राइक करना चाहिए। क्या ये समझ में आया? Yes, कौन sir. सा वाला, हाँ, कौन सा वाला ग्राफ है जो हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो y का साइन है वो हमेशा मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये वाला पॉजिटिव या जीरो, जीरो भी लिखा हुआ है, जीरो भी है, तो कौन सा वाला सिचुएशन होगा? ये नहीं चाहिए मुझे, नेगेटिव नहीं चाहिए, जीरो वाला इसमें आ ही जाएगा, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, इसमें कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, दिस एंड दिस आर फेवरेबल टू अस, ठीक है। उसके लिए a को पॉजिटिव होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, and d is either less than or equal to 0. So this quadratic expression will be always non-negative for all y belongs to real number, provided a is positive. A is positive means 9 plus 8 alpha is positive. 9 plus 8 alpha is positive, and d का मतलब हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 प्लस 8 अल्फा का होल स्क्वायर should be greater than or equal, should be less than or equal to 0. क्या ये समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. यहां से आया अल्फा इज मोर देन माइनस का 9/8, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 2 इंटू 9 प्लस 8 अल्फा का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देते हैं पूरा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 प्लस 18 प्लस 16 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 18 माइनस
16 alpha is less than or equal to 0, which is alpha square plus 16 alpha plus 46 plus 18 64 हो गया क्या, yes मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा, 46 में से 18 जाएगा 28, yes sir that means this is alpha plus 8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 14 टू जा, ठीक है, अल्फा माइनस 14 इंटू अल्फा माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, सब ठीक है क्या, चेक करो। Am I clear? yes sir yes sir सो अल्फा ये -8 भी आएगा इसमें, यहां से आएगा अल्फा लाइज बिटवीन 2 and 14 एंड यूनियन अल्फा इज इक्वल टू -8 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आइदर अल्फा इज लाइंग बिटवीन 2 and 14 और अल्फा इज इक्वल टू -8, ठीक है, बोलो आ रहा है क्या यहां तक समझ में? करूं क्या प्रोसीड आगे? यस श्योर, yes अगर मैं अल्फा का वैल्यू -8 यूज करता हूं, -8 यूज करने पर देखो यहां पे ध्यान से, ये और ये सेम बन रहा है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, कैंसिल होके ये 1 हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ही आ गया, ठीक है, एम आई क्लियर? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आने से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जो इक्वलिटीज होती हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमें, तो इक्वलिटीज को हमें अलग से चेक करना पड़ता है, स्पेशली डोमेन की वजह से। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए हमें इक्वलिटीज को चेक करना होता है। तो एक बार मैं डाल के देख रहा हूं, अल्फा का वैल्यू 2, 14 एंड -8 ऑल थ्री, -8x स्क्वायर प्लस का 6x एंड -8, इसका b स्क्वायर -4ac निकालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यस, x का वैल्यू 0 हो सकता है कुछ वैल्यूज के लिए, आई मीन क्योंकि b स्क्वायर -4ac इसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स हो जाएंगे इक्वल टू 0 डालने पर, तो वो डोमेन में से हमें निकालने पड़ेंगे। एक बार कर ही देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, -2 से डिवाइड कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 है क्या? x का कोई वैल्यू ऐसा जिसके लिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? कोई ना कोई तो होगा ना। रियल रूट 9 माइनस का 4ac नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बोलो रियल रूट के लिए है क्या? रियल रूट होंगे या नहीं होंगे इसके, ये बताओ मुझे। नो सर नहीं होंगे, चलो ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू -8 के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा क्योंकि x इज रियल हियर। डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड, एफ एक्स का वैल्यू 1 आ गया, दैट मीन्स ऑलवेज जब 1 ही आ गया तो एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज कनेक्टेड टू 1 ओनली, ठीक है। लेकिन फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जबकि हमें तो रेंज पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स कवर करना है।
देयरफॉर -8 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। आगे समझ में? 2 के ऊपर क्या स्टोरी है देखते हैं। इक्वल टू 2 होने पर 2x² + 6x - 8 डिवाइडेड बाय 2 + 6x - 8x²। एक 2 ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत स्पेस बहुत ही कम पड़ने वाली है मुझे। टू मैंने कैंसिल किया तो x² प्लस का 3x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय नीचे से आ जाएगा माइनस का 4x² प्लस का 3x प्लस का 1 b² - 4ac। ये 0 हो जाएगा क्या किसी केस में? -4x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए? बोलो। यस सर। यस सर। पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। देयरफॉर यहां से मुझे x की वो वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जिसके लिए कि 0 आ गया, तो इसका डोमेन ही चेंज हो जाएगा, जबकि डोमेन एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है। सो वी कैन नॉट टेक अल्फा इक्वल टू 2 एज वेल। सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू 14 लेने पर क्या हो रहा है? माइनस का 8x² प्लस का 6x प्लस का 14 इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं। तो माइनस का 4x² प्लस का 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। b² - 4ac इज अगेन पॉजिटिव हियर। नहीं, b² - 4ac इस बार क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है ना? हाँ, अगेन रियल वैल्यूज के लिए क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 14 भी नहीं होगा। नाइदर अल्फा इज 2 नॉर 14 नॉर -8। Therefore, strictly alpha lies between 2 and 14. That is the required condition on alpha. आगे समझ में? If alpha is equal to 3, fx is 1 1 or not? We have to check this also. तो अल्फा का वैल्यू 3 डाल के देखते हैं। तो फंक्शन बनेगा मेरे पास में अल्फा इज इक्वल टू 3 डालते हैं, f of x is equal to 3x² plus 6x minus 8 divided by 3 plus 6x minus 8x²। 1 1 1 1 चेक करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जल्दी से बता दो अगर याद है तो किसी को। देयर आर 3 प्रोसीजर्स जो मैंने तुम लोग को बताया था 1 1 के लिए। नहीं याद है तो डेफिनेटली मैं तो बताऊंगा ही, गलत मत बताना बस, उससे ज्यादा इरिटेशन होता है मुझे। नहीं है? देयर आर 3 प्रोसीजर टू get to know whether the function is 1 1 or not. फर्स्ट प्रोसीजर मैंने बताया था, let two elements, different elements from the domain, दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे डोमेन के, x1 is not equal to x2, and if we are able to prove that f of x1 is also not equal to f of x2, यानी फंक्शन की वैल्यूज भी दोनों डिफरेंट आ रही हैं, तो फंक्शन वुड बी 1 1। दूसरा मेथड बताया था, इफ f of x1 is equal to f of x2, यानी दो पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज हम सेम सपोज करेंगे, और अगर दोनों पॉइंट सेम आ जाते हैं, x1 is equal to x2 आ जाता है, तो फंक्शन वुड बी 1 1। थर्ड अप्रोच, either the function is strictly increasing or strictly decreasing in the given interval, then the function would be 1 1।
बोलो अब आगे के याद। ठीक है, यहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेके स्टार्ट करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो या तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके स्टार्ट करेंगे, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे फंक्शन को। ठीक है, कौन सा यूज करूं बताओ। बोलो। Which one seems to be practical here? सर चलो स्ट्रिक्टली अब- इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ वो ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं यहाँ पर। एफ डैश एक्स निकालते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 6x प्लस 6 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 6 माइनस 16x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब मुझे तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, तो जो डिनोमिनेटर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए क्योंकि वो पॉजिटिव ही है, सो फॉरगेट द डिनोमिनेटर। ऊपर न्यूमरेटर का ध्यान देना है अपने को, न्यूमरेटर के ऊपर साइन देखना है। 6 इसमें से कॉमन आ रहा है, वो वाला 16x बना गया, 6 माइनस 16x। ठीक है, इधर से मैंने 6 कॉमन निकाला, x प्लस 1। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, इतना सारा कैलकुलेशंस भी हो गया माइनस में। इधर से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 8x। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाहर निकाल दिया, 3 माइनस का 24x स्क्वायर। ओहो, अभी तो इससे भी मल्टीप्लाई करना है। टू मैंने बाहर निकाला, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 24x क्यूब, चेक करना कैलकुलेशंस, माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 18x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस 9x प्लस 9 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 प्लस 24x क्यूब प्लस 48x स्क्वायर माइनस 64x। ये और ये कैंसिल हुआ, -24 माइनस 9, -24 माइनस 9 कितना हुआ, माइनस का 33, 48 प्लस 18, पहले कुछ टर्म्स कट रही हैं उसको कैंसिल कर देता हूं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस 18 64 हो गया, 64 हुआ क्या, नहीं 66 में से जाएगा आपका 33 एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म हो गई, एक्स की टर्म माइनस का 64 में से 9 जाएगा, 5 और 4 54 एक्स बचा प्लस 24। देखो कैलकुलेशन सही है क्या। सर रोज सर वो 55 होगा ना। कहाँ पर, सर वो 55x होगा। 54x की जगह 55x होगा क्या, यस सर। 64 में से हाँ 55 होगा। पहले ये मल्टीप्लिकेशन देखो ना, मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। और टर्म्स भी थोड़ी अजीब ही आ रही हैं, कितना कैलकुलेशन करेंगे अब। 33 एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 24,
मल्टीप्लिकेशन चेक करो जल्दी से, नहीं तो हम ऐसे टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे, कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सर हम्म, सर नो रियल रूट्स आ रहे हैं। इसके नो रियल रूट्स आ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ तो फिर तो हो ही जाएगा। अगर इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, देखो फिर से वही आर्टिकल काम ले लिया इन्होंने, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला आर्टिकल, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर उसके नो रियल रूट्स मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो साइन है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब d लेस देन 0 होता है तो a के साइन जैसा होता है, ऊपर की तरफ होगा ऑलवेज पॉजिटिव, और a यहां पर पॉजिटिव है, तो d नेगेटिव आने की वजह से ये ऐसा बन जाएगा ग्राफ। तो दिस एक्सप्रेशन, बट यार कम से कम इतना तो रहम कर सकता था कि कैलकुलेशन इतनी अजीब नहीं देता, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दे दिया, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, therefore this is strictly increasing function, so function is 1 1। आगे समझ में पक्का? लेवल 2 के डिस्कशन में देखो 7:15 तो मिनिमम बजेंगे ही बजेंगे, 7:30 तक का टाइम लेके रखो, क्योंकि जनरली लंबाई होने वाला है क्लास। प्रॉब्लम अगर एक अपन शुरू करते हैं तो बीच में उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं, अगर ट्राई करना चाहो तो, पर पहले वो कंप्लीट करो, 3D कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी में से कंप्लीट करना है, पाई शीट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही दूंगा तुम लोगों को प्रॉब्लम्स, नहीं तो इसमें शुरू कर दोगे तो वो रह जाएगा। इसका नेक्स्ट टाइम और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं, उसके बाद इसमें से दूंगा प्रॉब्लम्स करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।